हेलो किड्स, देखिए आज हमारा सेकंड वीडियो है ऑफ द सेम चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। और कल हमने जो है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस तक स्टडी कर लिया था और आज हम स्टार्ट करें न्यूक्लियोइड से। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोइड में समझाता हूँ क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, ये ऐसे जो है ऑर्गेनिजम्स हुआ करते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब प्रेजेंट नहीं होती तो इस केसेस में उनके अंदर बेसिकली मतलब जो न्यूक्लियस होता है उस रीजन की जगह पर, उस स्पेस में जनरली न्यूक्लिक एसिड मिला करता है। ठीक है, तो इस काइंड का जो न्यूक्लियर रीजन होता है जहाँ पर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, इस काइंड की न्यूक्लियर रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, वैसे समझाता हूँ एक बार और अच्छे से। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। फिर क्या होता है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो उसके स्पेस पर जो न्यूक्लिक एसिड वहाँ पर प्रेजेंट होता है और उस काइंड के जो न्यूक्लियर रीजन को, मतलब जहाँ पर न्यूक्लियस होना चाहिए, ठीक है ना, उस रीजन को हम लोग जो है न्यूक्लियोइड के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज सेड टू द न्यूक्लियोइड, इसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में। देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपको याद होगा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया था। तो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड जैसा एक मटेरियल वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, जस्ट साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी एक फ्लूइड मटेरियल जो प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। देखिए सेल ऑर्गेनल्स आप सिंपली समझिए कि सेल का जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे गोल्गी अपैरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और न्यूक्लियस होता है। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और हर एक ऑर्गेनल का, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, सबका एक स्पेशलाइज फंक्शन होता है, सबका एक स्पेशल काम होता है, जो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा अब देखिए साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या हैं, ये क्या क्या काम करता है सेल के अंदर। पहली बात तो ये, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स। देखिए जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आपस में मटेरियल्स का एक्सचेंज करते रहते हैं। तो पहली बात ये है कि साइटोप्लाज्म उनको एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो अपने जो मटेरियल्स हैं उन्हें एक्सचेंज कर पाते हैं। और जो है इट एक्ट एज स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स सच एज अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन एंड आयरन एट्सेट्रा। इसके अलावा ये बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे मिनरल्स को भी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, अमीनो एसिड हुआ, ग्लूकोज हुआ, विटामिन हुए और आयरन हुआ, ये सब इसके अंदर स्टोर हो जाता है। और देखिएगा इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज सच एज ग्लाइकोलिसिस। इसके अलावा बहुत सारी जो न्यूक्लियस के सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर परफॉर्म होती हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली होता क्या है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या कि हमारा जो सेल होता है उसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स, बहुत सारी थिन शीट्स प्रेजेंट होती हैं। उनके उस नेटवर्क को, उनके उस कॉम्बिनेशन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये देखिएगा, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है, क्या करता है ये सब अभी आगे आएगा। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स, मतलब कि वेसल्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ट्यूब्स के फॉर्म में भी दिख सकते हैं, राउंड शेप में भी आपको दिख सकते हैं, ठीक है ना, और ऑब्लोंग बैग्स यानी कि लाइक एक सिलिंड्रिकल शेप मटेरियल जैसा भी आपको दिख सकते हैं। ठीक है ना, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन जो होती है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है। ठीक है ना, और एक और बात, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, इसी तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड्स और प्रोटीन्स की ही से ही मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, ये देखिएगा, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स। तो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से एक हिस्सा उसका ऐसा होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आप कह सकते हो ये सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है, ये मतलब सेल के लिए प्रोटीन डेवलप करते हैं। तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स के प्रेजेंट होने की वजह से उसका सरफेस काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाता है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में RER के नाम से जाना जाता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम जैसा ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होती, इसीलिए वो काफ़ी स्मूथ दिखता है, इसीलिए उसका नाम ऐसे रखा गया है। ठीक है, देखिएगा आगे आ जाएगा सारी बातें। वैसे अभी हाल फिलहाल हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी जो RER और SER है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ, आ गया, देखिए आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस, जिसकी वजह से इसका सरफेस रफ हो जाया करता है। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। हमने बताया था ना, ये सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहे जाते हैं। ये सेल के लिए जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं, वही बेसिकली प्रोटीन यूज़ करते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और चलो देखिएगा द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स, और जो SER होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और लिपिड्स को और बहुत सारे कुछ भी और ऐसे सेल फंक्शंस होते हैं जिन्हें ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा और देखिएगा सम ऑफ दीज प्रोटीन्स जो बनाते हैं ना, जो RER में जो प्रोटीन बनता है, राइबोसोम में जो प्रोटीन बनता है, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। समझिएगा क्या मतलब है कि जो प्रोटीन और जो लिपिड्स बन रहे हैं राइबोसोम के अंदर, इनमें से कई सारे प्रोटीन की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन डेवलप होती है, और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि अभी होता क्या है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो आप बता सकते हैं कि many of the kinds of the proteins and the lipids which are manufactured by ribosomes are utilized for the manufacturization of the cell membrane, and this process is known as membrane biogenesis। ठीक है, समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से अच्छे से। और देखिएगा some other proteins and lipids functions as enzymes and hormones। इसके अलावा जो लिपिड्स और प्रोटीन्स वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं उनमें से बहुत सारे एंजाइम्स की तरह से भी काम करते हैं और हार्मोन्स की तरह से भी काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन होते हैं ना, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन होता है और डोपामिन हार्मोन होता है ना, बहुत सारे हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो हमारी बॉडी की फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, जैसे हम खुश होते हैं तो एक हार्मोन जनरेट होता है, हम दुखी होते हैं तो एक हार्मोन जनरेट होता है। और जो है तो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो बन रहे हैं राइबोसोम के अंदर, उनमें से बहुत सारे जो ऐसे भी हैं जो कि हार्मोन्स और एंजाइम्स के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंजाइम्स आपको पता होगा हमारे पेट में प्रेजेंट होते हैं जो हमारी फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे ट्राइप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अच्छा और देखिएगा ऑल्दो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन द डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। अच्छा एक बात और, अलग अलग सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, शेप अलग अलग है, बट फंक्शन सेम है। अलग अलग सेल में वो डिफरेंट काइंड की दिख सकते हैं बट उनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं और आगे। वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अच्छा एक बात और, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और बहुत बड़ा काम है, जो प्रोटीन राइबोसोम्स सिंथेसिस करते हैं, बनाते हैं, उसे ये साइटोप्लाज्म के थ्रू इधर उधर ट्रांसफ़र करता है, मतलब पूरी सेल बॉडी में। और साइटोप्लाज्म मतलब जहाँ पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से न्यूक्लियस को भी सेंड किया करता है थ्रू द साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म ही होता है, और उस साइटोप्लाज्म के थ्रू वो प्रोटीन को इधर उधर ट्रांसफ़र करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक बहुत बड़ा वर्क है, फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, और देखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शंस एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए स्ट्रक्चर फॉर द
सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ फॉर द सेल। देखिए ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ थी, लेकिन मैं लिख दिया थोड़ा एक एडवांस पॉइंट बनाने के लिए कि हमारे सेल के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही हो पाती है। ठीक है, जैसे हार्मोन का जनरेशन, एंजाइम्स का जनरेशन, ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं सारी की सारी। ठीक है, तो ये भी उसकी वजह से हो पाती हैं। और देखिएगा, इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SCR प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। देखिए जो हमारी बॉडी में जो लिवर होता है, तो बहुत सारे वर्टिब्रेट्स, आपको पता होगा वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें बैकबोन मिलती है, उन्हें वर्टिब्रेट्स के नाम से जाना जाता है, और जिनमें बैकबोन नहीं होती उसे इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो जैसे हम लोग हुए या बहुत सारे एनिमल्स हुए जिनमें जो कि वर्टिब्रेट्स हैं, तो वहाँ पर जो लिवर सेल्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें जो SCR होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है कि उसमें जो भी टॉक्सिक मटेरियल जनरेट होते हैं, जैसे हमारा जो यूरिन होता है ना, वो एक टॉक्सिक मटेरियल है, हमारा जो स्वेट होता है वो एक टॉक्सिक मटेरियल है। तो उस मटेरियल को बाहर एक्सजेल करने में, उसे बाहर एक्सपेल करने में, निकालने में वो हेल्प करता है, जिससे कि हमारी ब्लड जो हमारा जो ब्लड होता है प्योरीफाई हो जाता है और हम ईजिली सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, क्या करता है ये, डिटॉक्सिफाई करता है, उन टॉक्सिक मटेरियल्स को ख़त्म करता है बॉडी के अंदर से। ठीक है, आसान था। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्गी एपैरेटस के बारे में। देखिए गोल्गी एपैरेटस होता क्या है। द गोल्गी एपैरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टन्स। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि सेल के अंदर एक ऐसा पार्ट भी होता है जिसके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, मतलब ये कहने का कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं और एक कंटेनर जैसा बनाते हैं जिसमें बहुत सारे, मतलब सिस्टम डेवलप करते हैं जिसमें बहुत सारा मटेरियल स्टोर होता है सेल के अंदर, उसे गोल्गी एपैरेटस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा करता क्या है ये सब कुछ देखिए आपको आगे मिलेगा। These membranes often have connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion of the complex cellular membrane system। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जो गोल्गी एपैरेटस है, इसमें जो भी मेम्ब्रेन यूज़ हो रही हैं, इनका जनरली कनेक्शन होता है ER से, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है ना, इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा ये, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे मेम्ब्रेन सिस्टम है, मतलब बहुत सारे मेम्ब्रेन अरेंज्ड हैं, उसी तरीके से गोल्गी एपैरेटस में भी कई सारे मेम्ब्रेन और अरेंज होती हैं। तो ये एक और मेम्ब्रेन का नेटवर्क सिस्टम डेवलप कर लेता है सेल के अंदर। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम करता है, ये सब आपको आगे अभी मिल जाएगा। ये देखिए आ गया। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपैरेटस का काम क्या होता है, करते क्या है ये देखिएगा। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके आसपास जो मटेरियल डेवलप होता है, उसमें नहीं, उसके आसपास जो मटेरियल डेवलप होता है उसे सेल के अंदर और सेल के बाहर ट्रांसफ़र करने का जो काम है वो गोल्गी एपैरेटस का ही है। ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास जो मटेरियल जनरेट होता है, सिंथेसाइज होता है, उसको सेल के बाहर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल ट्रांसफ़र और सर्कुलेट करने का जो काम है वो गोल्गी एपैरेटस का ही है। और देखिएगा, इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन वेसल्स। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी एपैरेटस। अच्छा ये देखिएगा, इसके अलावा जो गोल्गी एपैरेटस होते हैं वो जो भी मटेरियल मैन्युफैक्चर हो रहा है उन्हें वेसल्स के फॉर्म में, मतलब कि एक ग्रुप के फॉर्म में, एक स्टैक के फॉर्म में अरेंज करते हैं। एक आप कह सकते हैं एक बैग बना देते हैं उसका, जिससे वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाए, अलग अलग ट्रांसफ़र करने की उसको ज़रूरत ना पड़े। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो गोल्गी एपैरेटस होते हैं वो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, जो हम शुगर मटेरियल यूज़ करते हैं बेसिकली, देखिए जो भी हम खाना खाते हैं फाइनली वो सब शुगर में कन्वर्ट होता है। तो जो सिंपल शुगर होता है उसे कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं गोल्गी एपैरेटस। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा भी हुआ करता है। ठीक है, और देखिएगा, द गोल्गी एपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। इसके अलावा गोल्गी एपैरेटस लाइसोसोम्स भी बनाते हैं। अब लाइसोसोम्स क्या होता है वो देखिए, तुरंत मैंने इसके बाद लिख दिया। ठीक है, देखिए लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम जो होता है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि सेल का जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वो लाइसोसोम है। जो भी उसके अंदर वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको जो डिस्पोज किया जा रहा है ना, वो जो है सिस्टम उसका वेस्ट के डिस्पोजल का, वो सारा का सारा लाइसोसोम है। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा, आप जब नाम से पता चल रहा है कि उसका वेस्ट डिस्पोज करता है, तो मतलब इस सेल को क्लीन करता है, उसका सारा वेस्ट मटेरियल निकालता है जिससे कि सेल की लाइफ बढ़ती है। ठीक है,
It helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। मतलब जो लाइसोसोम होते हैं, अगर उन्हें बाहर से कोई ऐसी इम्प्योरिटी या कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाती है जो कि सेल के लिए अच्छी नहीं है, तो उसे डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। और इसके अलावा जो लाइसोसोम होता है, सेल के अंदर जो भी उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है और साइटोप्लाज्म है, और ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। जब वो वर्न आउट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें भी ख़त्म कर देता है वो जो लाइसोसोम होता है, क्योंकि वो सेल के लिए वेस्ट बन चुके हैं, ठीक है। तो उसका काम है सारा वेस्ट ख़त्म करना, तो लाइसोसोम उसको भी ख़त्म कर देता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम आगे। लाइसोसोम हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हुज सेक्स आर फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अलावा लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे, मतलब मेम्ब्रेन मतलब एक पतली लेयर, और उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वही एंजाइम्स जो हैं वो वेस्ट मटेरियल को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये सब फंक्शन ऑफ लाइसोसोम ही चल रहे हैं, और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके अलावा कुछ और भी मटेरियल है इसके अंदर। देखिए जैसे ये और है, ठीक है। ऑल्दो वो सब कनेक्टिव हैं, मतलब आपस में कनेक्टेड हैं। देखिएगा, लाइसोसोम ब्रेक फॉरेन मटेरियल। देखिए जो भी फॉरेन मटेरियल, जो भी ऐसा मटेरियल जो इसमें बाहर से इसके अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, वो जो सेल के लिए अच्छा नहीं है, लाइसोसोम ब्रेक फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स इनटू स्मॉल पीसेज। वो उसे स्मॉल पीसेज में ब्रेक करके डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर मेड इन RER। जो लाइसोसोम होता है उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं, और उनका मैन्युफैक्चराइजेशन का होता है RER में, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में उसका मैन्युफैक्चराइजेशन होता है। और वो क्या करते हैं कि जो भी मटेरियल ब्रेक डाउन हुए हैं, स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट हुआ, उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और देखिएगा, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म सच एज व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम्स आर बस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो सेल है उसके अंदर कभी कोई मान लीजिए प्रॉब्लम आ जाती है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, डैमेज हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो लाइसोसोम क्या करता है कि बस्ट हो जाता है, और उसके अंदर जो भी एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, और पूरे सेल को ही ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि उसे सेल को ख़त्म करना यूँ ज़रूरी हो जाता है कि अगर वो बर्न आउट सेल को, ख़राब सेल को ख़त्म नहीं करेगा, तो उसके आसपास के सारे सेल धीमे धीमे करके ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तो उस पूरे सेल को ही ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरे सेल को ख़त्म कर देता है। जब कभी भी सेल के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ख़राब हो जाती हैं, या सेल बर्न आउट हो जाता है, तो पूरी सेल को ही ख़त्म कर डालता है, ठीक है ना। इसीलिए उसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि उसे सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो ये दोनों आप मतलब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जो भी एनर्जी डेवलप होती है वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जैसे हमारी पावर जो आती है ना इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो जो वहाँ से स्टोर जो होती है इलेक्ट्रिसिटी, जो होते हैं लाइक NTPC टाइप, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो वहाँ से सप्लाई होती है ना, तो वहाँ पर उसे स्टोर किया जाता है, फिर सप्लाई किया जाता है, इसीलिए उसको पावर हाउस कह देते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, उसके बाद जब उसकी ज़रूरत होती है वो हमें प्रोवाइड करता है, और इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, तो देखिएगा हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। इसकी 2 मेम्ब्रेन कमरे होती हैं। मेम्ब्रेन आप समझ चुके हैं क्या होता है, एक थिन लेयर, इसकी 2 मेम्ब्रेन कमरे होती हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। और जो अंदर वाली होती है उसमें काफ़ी सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। अच्छा एक बात और कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपने अंदर एनर्जी को जो स्टोर करता है, ठीक है ना, और उसके लिए एक बड़ा सरफेस एरिया की एक बड़े सरफेस एरिया को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। देखिए ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, इसे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी कहा जाता है, एडेनोसिन कह लीजिए, एडेनोसाइन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है वो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही स्टोर होती है, मतलब ये एक्चुअली कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो सारे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर,
ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या फिर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दोनों का मीनिंग सेम ही है। इसके बाद देखिएगा फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 1, पहली बात तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़। देखिए जब हमारे सेल को काम करने के लिए, जब बेसिकली हमें काम करने के लिए, देखिए हम कुछ काम नहीं करते, हमारे सेल वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ये कंडीशन है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर द लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखिए वे चीज़ आ गई, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जो एनर्जी का फॉर्म है वो इसी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो इसीलिए उसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। हमें जब मैकेनिकल वर्क के लिए या फिर केमिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सारी की सारी एनर्जी ATP की फॉर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है वो हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, और देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की एक और स्पेशलिटी होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के DNA और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। ठीक है ना, तो मतलब ये कहने का कि अच्छा आपको बहुत अच्छे से पता है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो आप ये कह सकते हैं देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। तो अपने प्रोटीन खुद से बना सकता है क्योंकि उसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स हैं। ठीक है, चलिए प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन, अच्छा एक बात और, मैं सॉरी हेडिंग तो पढ़ना भूल ही गया। प्लास्टिड्स, देखिए प्लास्टिड्स क्या होता है, ये कुछ कलर्ड मटेरियल्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल। ठीक है ना, और ये प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जो बेसिकली कलर्ड प्लास्टिड्स हैं। इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट है, ये वाइट और कलरलेस हो सकता है, सिर्फ ये ही बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक मतलब ये कलरलेस प्लास्टिड है, अदरवाइज जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं सारे कलरफुल ही होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल भी शामिल है, कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल, वो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि हाँ भाई मतलब उस प्लास्टिड का नाम बताइए जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बता सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये बेसिकली 3 तरह के प्लास्टिड्स मिला करते हैं जो कि प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल में नहीं मिलते। इसके बाद देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। फिर से बोलता हूँ, देखिए जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लास्टिड का, उसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, और जो मटेरियल है जिसके अंदर वो इतनी सारी मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट होती हैं, आपको पता है मेम्ब्रेन अच्छे से क्या होता है, उसे कहा जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिमिलर टू इट्स स्ट्रक्चर। देखिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का DNA और राइबोसोम होता है, उसी तरीके से प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का DNA और राइबोसोम होता है। अच्छा, प्लास्टिड के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में हेल्प करता है। तो और जो क्लोरोफिल है वो किसका पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का। तो आप ये कह सकते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है in the manufacture of the food by the process of the photosynthesis, and that is done by the plants in the presence of sunlight and water and carbon dioxide also. तो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी देखिएगा। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा उसमें कुछ और येलो और ऑरेंज सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आर primarily organelles in which materials such as the starch, oils and the proteins granules are stored। देखिए प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है, बहुत सारे ऑयल्स भी होते हैं, बहुत सारा प्रोटीन भी होता है, और वो सारा का सारा कहाँ स्टोर होता है, उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ये भी एक प्लास्टिड है, हमारे अंदर नहीं होते, प्लांट्स के अंदर होते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टर्म है वैक्यूल्स। ठीक है, देखिए जो वैक्यूल्स हैं ये एक ऐसे स्टोरेज बैग्स हैं जिसके अंदर सेल में प्रेजेंट बहुत सारे लिक्विड्स और सॉलिड्स जो है स्टोर हो जाते हैं। ये बैग्स हैं बेसिकली। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट इन अ सेल। दे आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स बिकॉज ऑफ, देखिए प्लांट्स के अंदर बहुत सारा प्रोटीन ये सब कुछ डेवलप होता है और पूरी लाइफ होता रहता है, तो उनके लिए जो वैक्यूल्स होते हैं उसके बड़े साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए जो प्लांट्स के जो वैक्यूल्स हैं वो काफ़ी लार्ज साइज़ के मिलते हैं
और एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं काफ़ी स्मॉल साइज़ के मिलते हैं। इसके बाद देखिएगा फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। देखिए जो प्लांट सेल के अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो इतना बड़ा होता है कि उस सेल की वॉल्यूम का 50 से लेकर 90% तक खुद ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब इतना लार्ज साइज़ होता है उसका कि सेल की साइज़ का 50 to 90% ये खुद होता है, ठीक है। और देखिएगा इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड द रिजिडिटी टू द सेल। देखिए प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें बहुत सारे सेल का सेप बेसिकली एक लिक्विड होता है, ठीक है ना, जो बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स के सेल के अंदर। तो प्लांट को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी मतलब अपनी शेप को रिटेन करने की स्ट्रेंथ, मतलब एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे कि प्लांट की जो बार्क वगैरह होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसके ऊपर वेदर वगैरह का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, रिजिडिटी, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो वैक्यूल में स्टोरेज बैग्स हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल स्टोर होते रहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं अमीनो एसिड हुआ, शुगर हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं और कुछ प्रोटीन्स भी इनके अंदर स्टोर हो जाते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। और जैसे कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड आइटम्स को स्टोर करते हैं अपने अंदर। भाई जो देखिए अमीबा के पास सिर्फ एक सेल है और उस सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसका सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि वो उसको जो फूड जो इनहेल कर रहा है, जो फूड वो ले रहा है अपने अंदर, उसे स्टोर कर लेता है। और देखिएगा इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स also play important roles in expelling excess water and some waste also from the cell। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वैक्यूल होता है वो वेस्ट फूड और वेस्ट वाटर को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है और उसके सेल को सेफ रखता है और क्लीन रखता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अच्छा चैप्टर था, इजी था, कुछ ऐसे खास नहीं था, तो स्टडी करते रहिए और नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।